Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mrs. Badiha Niaz, Assistant Professor Biology, Government Degree College for Women, Satellite Town, Bahawalpur. कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप लोग इन ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में होने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में आपको आसानी होगी। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप हर वीडियो के नीचे कमेंट्स में या कॉलेज के बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में उस सब्जेक्ट के हवाले से, उस लेक्चर के हवाले से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि आपको टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। आज का हमारा ये लेक्चर बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में 5th लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था और हम उसमें एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर आप जो दो चीज़ें समझेंगे वो है एक्सक्रीशन, जिसका जो डेफिनेशन है, जो इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको दे चुकी हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन आज फिर दोबारा से उसको रिवाइज़ करवाऊँगी। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट नोट के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इट इज़ अ होम्योस्टैटिक स्ट्रेटजी। याद रखेंगे कि ये एक स्ट्रेटजी है, एक मैकेनिज़्म है जो आपकी यानी ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी अपने होम्योस्टेसिस के लिए अडेप्ट करती है, इख्तियार करती है। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस हम ये भी देख चुके हैं, मैं फिर दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ आपको। होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी किसी भी जानदार के अंदरूनी माहौल को बरकरार रखने, यकसा हालत में रखने का जो मैकेनिज़्म है, जो अमल है, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। उसी होम्योस्टेसिस की हमने 3 स्ट्रेटजीज़ देखी थी, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसी की लास्ट स्ट्रेटजी हम आज स्टडी कर रहे हैं, एक्सक्रीशन, यानी इट इज़ द removal of wasteful metabolites, especially the nitrogenous waste from the body of organisms. What is wasteful metabolites? से पहले the question is what are the metabolites? क्या होते हैं metabolites? Metabolites are the products of process of metabolism. यानी metabolism क्या होता है? All the chemical reactions taking place in living organisms body, किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को, जिसमें कंस्ट्रक्टिव भी हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हैं, यानी कुछ बन भी रहा है उन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में और कुछ टूट भी रहा है, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे वो यूज़फुल हों, वो नॉन यूज़फुल हों, इस्तेमाल करता हो उसको जानदार या वो जानदार की बॉडी के में किसी इस्तेमाल में ना आए, उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो यहाँ हमें मेंशन किया उन्होंने कि वो मेटाबोलाइट्स जो ख़ास तौर पे नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेस्ट्स होते हैं, जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह हैं, उनका बॉडी से निकलने का जो अमल है, जिसको बॉडी निकालती है अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, उनको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि मेनली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं हर तरह के जानदार में, वो हमारे पास जो हैं 3 हैं, यानी कि गैशियस हम लोगों ने देखी थी वेस्ट प्रोडक्ट्स। गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस था। Photosynthesis is formed in the result of oxygen, carbon dioxide, and water.
एंड नाइट्रोजनस वेस्ट्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो बनती हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के नतीजे में। पानी, इन दोनों केमिकल रिएक्शंस और जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक के नतीजे में जो है वो वाटर की प्रोडक्शन होती है। और उसके अलावा आपकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनमें से मेजर जो पोर्शन है वो नाइट्रोजनस वेस्ट का होता है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है और जो टॉक्सिक होते हैं आपकी बॉडी के लिए, नुकसानदेह होते हैं, जहरीले मादे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वही मेंशन किया हुआ है हमारे पास कि जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के अंदर वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट्स। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू के अंदर जो है रेस्पायरेशन के नतीजे में पैदा होती है। पानी भी टिश्यू रेस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होती हैं वो बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स की वजह से। यानी जब भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर टूटता है, याद रखेंगे कि प्रोटीन्स आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती। तो जब प्रोटीन्स टूटती हैं या अमाइनो एसिड्स टूटते हैं, अब आपको पता है व्हाट इज़ प्रोटीन। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी स्किन प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसमें जो है वो अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हमारे एंजाइम सारे प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। तो जब भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारी माइनर क्वांटिटीज़ में बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। वेस्टफुल हैं जो, नाइट्रोजनस हैं जो, टॉक्सिक हैं जो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टॉक्सिक हैं जो। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बेसिकली ये 3 फेमस टाइप्स हैं जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट की लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में पैदा होती हैं आपके जिस्म के अंदर, हर तरह के जानदारों के जिस्म के अंदर। जिसमें से अमोनिया ख़ास तौर पे उन जानदारों के जिस्म में पैदा होती है एज अ वेस्ट मटेरियल जो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी जो मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। यूरिया मीडियम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाले जानदारों के जिस्म में प्रोड्यूस होती है, जैसे कि ज़मीन पर रहने वाले जानदार, जैसे कि हमारे पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं। एंड यूरिक एसिड इज स्पेशली प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ बर्ड्स, क्लास एवीज, उनके अंदर प्रोड्यूस्ड होता है। यानी ये वो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं वो है हमारे पास क्रेटिनिन है, क्रेटीन है, ट्राईमेथाइलमाइन ऑक्साइड। ये माइनर क्वांटिटीज़ में यानी थोड़ी मिकदार में प्रोड्यूस होती हैं, बट ये भी उतनी ही हार्मफुल हैं जितनी कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड हैं। उसके अलावा प्योरीन्स हैं, पायरामिडीन्स हैं। प्योरीन्स एंड पायरामिडीन्स का लफ्ज़ से आपके जहन में आपको याद आएगा नाइट्रोजनस बेसिस में हमने देखा था, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड्स में हमने देखा था कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 2 तरह की होती हैं, प्योरीन्स भी और पायरामिडीन्स भी। जो डबल रिंग्ड हैं, बड़ी हैं, जैसे कि एडेनिन एंड गवानीन, वो प्योरीन्स हैं। और जो स्मॉल साइज़ जो नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास मौजूद होती हैं आपकी बॉडी में, आपके डीएनए आरएनए के अंदर होती हैं, जो मिल के बनाती हैं आपका डीएनए आरएनए, वो पायरामिडीन्स होती हैं, जैसे कि साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल, सिंगल रिंग्ड। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास हाइपोजेंथिन है, जेंथिन है और एलेंटोइन है। ये सब वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में आप जानदारों के जिस्म में पैदा होती हैं। इनमें से हमने देखा था कि जो मेजर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है। और जो मिनिमम क्वांटिटी में, माइनर में यानी कम मिकदार में या बिल्कुल ना होने के बराबर ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं, वो क्रेटिनिन है, क्रेटीन है, प्योरीन्स, पायरामिडीन्स, हाइपोजेंथिन, जेंथिन एंड एलेंटोइन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देख ली। अब हमारे पास कि हमारी बॉडी में, जानदारों की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स तो उनमें यही होंगी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटीन, जेंथिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
फिर लेकिन हम उसमें ऑर्गन्स देखेंगे कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले जानदारों के हिसाब से फिर उनमें डिफरेंट तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम की तरफ हम जाएंगे जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। लेकिन जर्नली हमें जो है वो जिन ऑर्गन सिस्टम्स को हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंडिंग ऑन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स मैमल्स, उस सब के अंदर मुख्तलिफ तरह के और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाएंगे जिनको ओवरऑल मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जर्नली अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो स्किन है, यानी आपकी जिल्द है। लंग्स हैं, लिवर है और किडनीज़ हैं। किडनी एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। किडनी के अंदर यूरिथ्राज हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स हैं, जो मिल के पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं आपका। स्किन इज़ द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिन पे पसीना आता है। जो पसीना में आता है उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है, सॉल्ट होते हैं। आपने अक्सर कभी बाय चांस कभी आपने अपने टीयर्स को, अपने आंसुओं को या आपके पसीने को अगर टेस्ट करें आप, तो वो सॉल्टी सा महसूस होता है। उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिससे बॉडी जो है वो निजात हासिल करना चाहती है, वो आपके टीयर्स के अंदर या आपके पसीने के अंदर शामिल होते हैं। तो स्किन जो है वो आपका लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसलिए कहलाती है क्योंकि स्किन आपकी पूरी बॉडी के ऊपर ओवरऑल मौजूद है, तो ये इसलिए लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद लंग्स हैं कि लंग्स जो हैं वो भी इसलिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्योंकि उनके ज़रिए से हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है उसका जिस्म से निकलने का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो है लंग्स। यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं, आप जानदार सांस बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनी होती है। फिर लिवर है, जिगर जिसको हम कहते हैं, ये भी बाइल और कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट करता है। बाइल जो है वो ग्रीन कलर का लिक्विड सा होता है, और ये जो है ये किडनीज़ तक पहुंचता है और फिर वहाँ से फ़िल्टर आउट होता है। इसमें जो बाइल होता है ये हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन की वजह से पैदा होता है। हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एडल्ट एज में आके डिस्ट्रॉय होते हैं। जब उनकी एक उम्र पूरी हो जाती है खून के सुरखुलियात की, तो वो लिवर में, जिगर में आके डिस्ट्रॉय होते हैं, और जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग रेड कलर का पिगमेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो हीमोग्लोबिन जो है वो मेटाबोलाइज होता है इनसाइड द लिवर। और जब वो मेटाबोलाइज होता है तो उसके अंदर से जो हीम आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग, क्योंकि वो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर जो आयरन होता है वो लिवर में लिवर जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसको अलग कर लेता है। और जो हीम होता है जिसमें से आयरन निकल जाता है, तो वो हीम कंपाउंड जो है वो फिर मेटाबोलाइट बन जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है और बाइल बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता ही है, लिपिड्स की एक टाइप है। किडनीज जो है वो आपका वो यूरिन बनाते हैं, और उस यूरिन के अंदर जो है किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करते हैं आपके ब्लड की। आपकी बॉडी का ब्लड हर 4 से 5 मिनट के बाद किडनीज़ में से गुज़रता है, और किडनीज़ के अंदर मौजूद नेफ्रॉन्स आपके उस खून को साफ़ करते हैं। उस खून में जितने वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? किडनीज़ के नेफ्रॉन्स। और फिर वही नेफ्रॉन्स उन वेस्ट मेटाबोलाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें वाटर भी है, उसमें वेस्टफुल सब्सटेंसेस, वेस्टफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी हैं, और सॉल्ट्स भी हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, और वो सब फिर वो उनके अंदर पानी जो है वो एज अ फ्लूइड ऐड होता है, और उसके बाद वो यूरिन की शक्ल में यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के ज़रिए आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है उनको। तो किडनी जो है वो बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में भी, यानी पेशाब बनाने में भी, और उस पेशाब को आपकी बॉडी से फिर बाहर निकालने में भी। अगर आपकी बॉडी में हार्मफुल जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो हमें क्या हो सकता है? अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस आपके ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा बने रहें
तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा क्या है? चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर हमने उसमें पढ़ा था कि आपके जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। 55% जो आपका ब्लड है वो कंसिस्ट करता है प्लाज्मा के ऊपर, और 45% जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो 55% प्लाज्मा है, जो लिक्विडी मीडियम है, उसके अंदर पानी होता है, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, उसमें कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो लिक्विडी मीडियम बनाता है आपका। और उसी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं। तो उसी ब्लड की ही जो है वो क्लिनजिंग का काम करती हैं आपके किडनीज़ के नेफ्रॉन्स। अगर आपके प्लाज्मा की प्रॉपर तरीके से क्लिनजिंग ना हो सके, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड की, तो इन केमिकल सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन की वजह से आप कन्वर्जन का, सबसे पहला जो आपके अंदर मसला आता है वो कन्वर्जन है। कन्वर्जन मीन्स स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं बट आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, आपको उसकी समझ नहीं आती है, कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। और दूसरा इसका जो, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन की तरफ हम जाते हैं तो फिर कोमा है, यानी कोमा जो स्टेट ऑफ माइंड है कि जिसके अंदर जो है वो आपका जो आप कह सकते हैं कि आप जिसको हम आम ज़ुबान में कहें कि आप ना जिंदों में कंसिडर होते हैं ना मुर्दों में। आपको वेंटिलेटर मशीन के ऊपर स्पेशल मशीन्स आपकी बॉडी के साथ अटैच कर दी जाती हैं जिसके ज़रिए से आपको खाना दिया जाता है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मैनेज किया जाता है, आपके जो ब्रेन जो होता है उसकी वर्किंग में के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, और अल्टीमेटली इट विड लीड्स टू डेथ, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। सो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जो कि हम लोगों ने कवर किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर किसी भी किस्म का सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगी, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।